This Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic Advanced PHP. So let us start with our first chapter of Advanced PHP, that is Introduction to Object Oriented Programming in PHP. In this chapter we will going to see classes, object, introspection, serialization, inheritance, interface and encapsulation. So let us start with the brief introduction. As you all know, OOP stands for Object Oriented Programming. That is, a procedural language is about writing procedures or function that performs an operation on the data. Okay, while object oriented programming is about creating objects that contain both data and function. Object oriented programming has several advantages over procedural programming, like OOPS is faster and easier to execute. OOPS provide a clear structure for the programs. OOPS helps to keep the PHP code dry, do not repeat yourself, and makes the code easier to maintain, modify, and debug. OOPS make it possible to create full reusable applications with less code and shorter development time. Okay, now these are some of the advantages of using OOPS. Okay, अब OOPS का फुल फॉर्म क्या है आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. अब यहाँ पे OOPS जो है हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग हमारे खुद का प्रोसीजर या फिर फंक्शन क्रिएट कर सके, उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, हम लोग यहाँ पे खुद के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके. ठीक है, अब यहाँ पे OOPS जो है बहुत ही फास्ट है और इसका एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा है. OOPS जो है एक क्लियर कंसेप्ट स्ट्रक्चर की प्रोवाइड करता है. OOPS जो है यहाँ पे कंसेप्ट यूज करता है ड्राई की, दैट मीन्स वो खुद को रिपीट नहीं करता बार बार, और यहाँ पे OOPS जो है खुद को मेंटेन करके रखता है, मॉडिफाई करता है और डिबगिंग एरर्स से अपने आप को अपग्रेड करता है ताकि उसमें कोई एरर ना आए. अब यहाँ पे OOPS जो है ये रीयूजेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्रिएट करता है ताकि हम लोग उसका कोड जो है बार बार यूज कर सके. ठीक है, अब यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है. ठीक है, अब ये दो मेन एक्सपेक्ट है object oriented के. Class and object are the two main aspect of the object oriented programming. Look at the following illustration to see difference between class and object. तो अभी यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख सकते हो. एक ही सेकेंड, ये इमेज थोड़ी सी छोटी करते हैं. ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, अब क्लास के लिए आप लोग सभी मान के चलो एक क्लास है मेरे पास फ्रूट करके. अब आपको भी पता है, अगर मैंने आप सबसे पूछा फ्रूट, अभी वो फ्रूट में आप लोग मुझे वैरायटी बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे मुझे. वहां पे एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ये सारे क्या है, ये सारे फ्रूट्स के टाइप्स है. तो आप लोग जब यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हो, वो क्लास के आपको पता है कि सब टाइप्स है या फिर वो क्लास के रिलेटेड वहां पे उसकी रूट्स प्रेजेंट है, छोटी छोटी रूट्स, वो रूट्स को ऑब्जेक्ट कहा जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मेन ट्री है फ्रूट नाम की और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस है, एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, एन नंबर ऑफ फ्रूट्स. तो वो सारे बोले जाते हैं एज एन ऑब्जेक्ट. नाउ सी दिस. So a class is a template for object and an object is an instance of a class. ठीक है, क्लास क्या है, क्लास टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है क्लास के. ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ. ओके, when the individual object are created, they inherit all the properties and behavior from the class, but each object will have different value for the property. अब यहाँ पे इनका क्या कहना है, जब यहाँ पे हमारी क्लास होती है तो क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं. मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी क्लास की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वैल्यू जो है, ठीक है,
एक दूसरे के साथ वो शेयर करना नहीं पसंद कर सकते. See this. When the individual object created, they inherit all the properties and behavior from the class. But each object will have different value for the property. अब यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपने क्लास से अपने लिए वैल्यूज जो है वो ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स है और आप उनके चाइल्ड हो, तो आपके पेरेंट्स एज एन क्लास की तरह बिहेव करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि आप, आपके ब्रदर सिस्टर, वो सारे चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं. तो आप सभी ऑब्जेक्ट यानी कि चाइल्ड क्या करते हो, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो, उसका यूज करते हो. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू डिफाइन अ क्लास इन PHP. अब PHP में हम कैसे डिफाइन करेंगे? सी दिस. अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द class keyword followed by the name of the class and a pair of curly braces. All its properties and method go inside the braces. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, PHP के अंदर आप लोगों को अगर क्लास बनानी है तो पहले आप क्लास कीवर्ड से स्टार्ट करोगे. क्लास नेम, ओपन करली ब्रेसेस, फिर आपको जो भी मेथड्स प्रॉपर्टीज लिखनी है वो सब लिखोगे, फिर वो ब्रेसेस को क्लोज करोगे और PHP का टैग क्लोज करोगे. When the individual object like apple, banana, etc. are created, they inherit all the properties and behavior from the class. But each object will have different value for the property. ठीक है, अब इनका क्या कहना है, आपके पास जो आपके ऑब्जेक्ट है यानी कि आपके जो चाइल्ड है लाइक बनाना, पाइनएप्पल, वो लोग क्या कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स यानी कि क्लास की एक्सेस कर सकते हैं. बट वहां पे वो उनकी जो अपनी खुद की वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू नहीं होगी, उनके अंदर डिफरेंस होगा. लाइक आपके ब्रदर सिस्टर के अंदर एज गैप होता है, ठीक है, तो वो एज गैप चाहे 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, कितना भी हो, 2 साल, 10 साल, वो एज गैप आप लोगों का सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है. सेम वही ऑब्जेक्ट के लिए एज गैप जो है, वैल्यू जो है, मेथड की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी. Let's assume we have let's assume we have a class named fruit. A fruit can have property like name, color, weight, etc. We can define variable like $name, $color, $weight to hold the value of this property. अब उनका क्या कहना है, आप ऐसे मान के चलो फ्रूट नाम की हमारे पास क्लास है, फ्रूट नाम के पेरेंट है हमारे पास, और वो फ्रूट नाम के पेरेंट के पास उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वेरिएबल है, लाइक वो फ्रूट का कलर, नेम, वेट, एक्सेट्रा. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद ऑब्जेक्ट. डिफाइन ऑब्जेक्ट. क्लासेस आर नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट. वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास. Each object has all the properties and method defined in the class, but they will have different property value. Object of a class is created using new keyword. In the example below, $apple, $banana are instance of the class fruit. Okay? अभी इन्होंने क्या बोला है, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने क्लास के लिए, लेकिन आपको वहां पे ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करना पड़ेगा, और आप जब उसे क्रिएट करोगे तो आपको न्यू कीवर्ड लिखनी पड़ेगी और वो क्लास नेम. सो सिंटैक्स देखो कैसे है, डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास. तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डॉलर ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. सो डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, अब क्लास नेम हमारा क्या है, फ्रूट, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, फ्रूट. अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लास और ऑब्जेक्ट पूरा एक्सप्लेन किया है. सी दिस. HTML टैग, बॉडी टैग, PHP टैग ओपन हुआ है. क्लास फ्रूट है हमारे पास, वो फ्रूट के अंदर हमारे पास 2 यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ठीक है. एक प्रॉपर्टी है डॉलर नेम, एक प्रॉपर्टी है डॉलर कलर. नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन मेथड जो है वो लिखा है. हमने क्या लिखा है, हमारे पास एक फंक्शन है सेट नेम करके एक हमने फंक्शन लिखा है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करेंगे नेम की और वो पास करेंगे। दिस वेरिएबल क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखेगा जो यहाँ पे पास किया जाएगा नीचे से। सो यहाँ पे ये एक फंक्शन है नेम करके। सो दिस वेरिएबल जो है, दिस डॉलर वेरिएबल नेम इक्वल टू डॉलर नेम, करंट ऑब्जेक्ट जो भी हमें पास किया जाएगा उसे यहाँ पे आगे नाम के लिए पास करेगा। नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया है, फिर से एक लिखा है हमने गेट नेम फंक्शन, जहाँ पे वो नेम जो है जो हमें मिला है वो रिटर्न करेगा यहाँ पे नेम फंक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे किया है ऑब्जेक्ट क्रिएट, दिख रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब यहाँ पे क्लास क्लोज हो गई, ये देखो फ्रूट क्लास थी, फ्रूट क्लास क्लोज हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डॉलर एप्पल इक्वल्स टू न्यू फ्रूट यहाँ पे फंक्शन। इसका मतलब क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो ऑब्जेक्ट का नेम दिया है एप्पल, और वहां पे यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रूट कहाँ से आया, फ्रूट हमारे पास एक क्लास थी वो हमने लिखी। तो फर्स्ट दो बार यानी कि एप्पल और बनाना हम लोगों ने विदाउट गिविंग, विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर हम लोगों ने ऐसे ही दे दिए। हमने पैरामीटर पास किया है क्या, यहाँ पे नहीं पास किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट गिविंग पैरामीटर हमने ऊपर कॉल दिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं डॉलर एप्पल दैट इज सेट नेम एप्पल। हम लोगों ने ये फंक्शन को नेम पास किया है एप्पल करके, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट नेम, ये फंक्शन को वैल्यू पास की है एप्पल करके, तो ये चली जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखेगा कि दिस वेरिएबल करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख रहा है, तो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एप्पल आने के बाद वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, डॉलर दिस वेरिएबल नेम को वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे गेट के थ्रू हम लोग इसे रिटर्न करेंगे वैल्यू को। नेक्स्ट टाइम पे फिर से हमने क्या किया है, बनाना पास किया है, ओके। अब ये दोनों बनाना और एप्पल पास होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। गेट नेम ये फंक्शन के थ्रू हम वो वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को रिटर्न में मिला है ये, तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे रिटर्न, तो हमें आउटपुट पे एप्पल और बनाना ये दोनों रिटर्न दिखेंगे। Next one है introspection. Now let us see what is introspection. Introspection is a common feature in any programming language which allow object classes to be manipulated by the programmer. You will find introspection particularly useful when you do not know which class or method you need to execute at design time. Introspection in PHP offers the useful ability to examine classes, interface, properties and methods. Okay? तो अब यहाँ पे जब आपको कुछ पता नहीं चलता कि आपको कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है डिजाइन टाइम पे, तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन हम लोगों को हेल्प करता है कि हम लोगों को पता चले हम लोगों को कौन सा मेथड, कौन सी क्लास कब एग्जीक्यूट करनी है डिजाइन टाइम पे। अब ये जो इंटरसेक्शन है ये हम लोगों को हेल्प करेगा उसकी क्लासेस, मेथड, प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। PHP offers a large number of functions that you can use to accomplish the task. In order to help you understand introspection, I will provide a brief overview of some of the PHP classes, method and function using example in PHP to highlight how they are used. During this article, you will see a couple example of how to use some of the most useful PHP introspection function and section decided to an API, application programming interface, that offers functionality similar to introspection and reflection API. तो अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोस्पेक्शन का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। इंट्रोस्पेक्शन कब क्रिएट करना है, कब कॉल करना है, कैसे लिखना है, कैसे डिफाइन करना है, डिजाइनिंग में किसके यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। सो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन के कुछ फंक्शन है, वो फंक्शन का मीनिंग क्या है सबसे पहले हम वो देखेंगे और फिर एक प्रोग्राम देखेंगे। इन the first example, I will demonstrate a handful of PHP introspection function.
You can use this function to extract basic information about classes such as their name, the name of their parent and so on. तो अब यहाँ पे आप लोग वहां पे पेरेंट क्लास का नेम या फिर इंट्रोस्पेक्शन का नेम, इनहेरिटेंस का नेम, ये सारी चीजें जो रेगुलर अभी हमने देखी थी, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, इनका यूज आप कैसे कर सकते हो ये चेक करने के लिए ये अभी प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास. Class underscore exist function checks whether a class has been defined. अब यहाँ पे हम लोग इसका यूज करके देखेंगे कि एक्चुअल में कोई क्लास बनी है या नहीं बनी है, फ्रूट क्लास प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है. अगर एक ही नाम की क्लास है तो आप दोबारा वो क्लास का नाम यूज करके नहीं उसको बना सकते हो. नेक्स्ट वन, get underscore class function returns the class name of an object. ये क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा क्लास नेम और ऑब्जेक्ट. गेट पेरेंट क्लास फंक्शन रिटर्न्स द क्लास नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास. तो यहाँ पे अब ये रिटर्न हमें क्या करेगा, क्लास नेम करेगा जिसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है. दैट मीन्स पेरेंट क्लास हम लोगों को ऑब्जेक्ट के तौर पे एक रिटर्न मिलेगा. इज सब क्लास ऑफ फंक्शन check whether an object has a given parent class. ओके, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट असाइन हुआ है क्या पेरेंट क्लास के लिए, वो हम चेक करेंगे. There is the example PHP code that contain the definition for introspection and child classes and the output information extract by the functions listed below. So now let us see one example. तो अब यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हमें पता चलेगा कि इंट्रोस्पेक्शन का यूज कब कब और कैसे कैसे करना. नाउ सी दिस इंट्रोस्पेक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होता है. सो डॉलर क्लास इंट्रोस्पेक्शन, पब्लिक फंक्शन डिस्क्रिप्शन फंक्शन. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन फंक्शन करके हम लोग वहां पे डिफाइन कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं. आई एम ए सुपर क्लास फॉर द चाइल्ड क्लास. हमने क्या लिखा है, यहाँ पे एक मैसेज लिखा है आई एम ए सुपर क्लास फॉर द चाइल्ड क्लास. ऐसे एक डिस्क्रिप्शन फंक्शन के अंदर मैसेज लिखा है. नेक्स्ट टाइम पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं उसके. ठीक है, अब यहाँ पे हम सब चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं. इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट देखे थे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. अब यहाँ पे हम चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उसके और छोटे छोटे बच्चे क्रिएट कर रहे हैं, सब चाइल्ड. सो सब चाइल्ड क्रिएट करने के लिए क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स. अब यहाँ पे ये चाइल्ड जो वर्ड है, आप ये चाइल्ड वर्ड के अब बजाय कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो. ठीक है, ये आपके ऊपर है क्या वर्ड यूज करना है, बट आप इंट्रोस्पेक्शन यूज कर रहे हो सो दैट यू कैन गो फॉर द चाइल्ड ओनली. नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटेंड्स, ये एक कीवर्ड होता है जहाँ पे आप लोग अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में यूज कर सको, इसलिए हम लोग वहाँ पे एक्सटेंड ये कीवर्ड के थ्रू वो पेरेंट क्लास को कॉल देते हैं. सो एक्सटेंड्स यहाँ पे हम लोग कॉल देंगे किसे, इंट्रोस्पेक्शन को, इसलिए हमने लिखा है पेरेंट क्लास का नेम दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है देखो, पब्लिक फंक्शन डिस्क्रिप्शन, अगेन वी आर राइटिंग आई एम और फिर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है उसके अंदर गेट क्लास दिस. ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे फिर से क्या है किया है, गेट पेरेंट क्लास दिस. तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, डिस्क्राइब फंक्शन के अंदर दो फंक्शन को दोबारा कॉल किया है. ठीक है, दैट इज एन इंट्रोस्पेक्शन. अब यहाँ पे ये इंट्रोस्पेक्शन क्या करेगा, गेट क्लास और गेट पेरेंट क्लास को कॉल देगा. ठीक है, अब नीचे देखो, अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ है, इफ की कंडीशन आई है. अब ये खत्म हो गया. ठीक है, यहाँ पे ये इंट्रोस्पेक्शन खत्म हो गया. अब यहाँ पे इफ क्लास एग्जिस्ट इंट्रोस्पेक्शन, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर लो, इंट्रोस्पेक्शन नाम की क्लास एग्जिस्ट है क्या, वो चेक कर लो. ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो फिर क्या कर लो, डॉलर इंट्रोस्पेक्शन इक्वल्स टू न्यू इंट्रोस्पेक्शन. हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सेम नेम का, इंट्रोस्पेक्शन का ही एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैसेज क्या पास कर रहे हैं, द क्लास नेम इज, ऐसे करके द क्लास नेम इज, और हमने क्या किया है, गेट क्लास इंट्रोस्पेक्शन. अब यहाँ पे हम लोग किसे क्लास कर कॉल दे रहे हैं, गेट क्लास इंट्रोस्पेक्शन को कॉल दे रहे हैं. नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है,
यहाँ पे हम लोग अभी ये जो प्री डिफाइंड हमने फंक्शन लिखा था डिस्क्रिप्शन करके, वो डिस्क्रिप्शन फंक्शन को कॉल दिया है। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है आई एम ए सुपर क्लास फॉर द चाइल्ड क्लास, ये यहाँ पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है, सेम इंट्रोस्पेक्शन की तरह चाइल्ड क्लास को कॉल दिया है। और यहाँ पे क्या बोला है, आप चेक करो चाइल्ड क्लास प्रेजेंट है क्या। यस, चाइल्ड क्लास प्रेजेंट है, क्योंकि अभी हमने ये क्रिएट किया था तो वहां पे चाइल्ड क्लास प्रेजेंट है। हम लोगों ने चाइल्ड क्लास के लिए चाइल्ड क्लास का ही नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन फंक्शन को कॉल दे दो। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन फंक्शन का, चाइल्ड क्लास का डिस्क्रिप्शन फंक्शन को कॉल दे दो, ऐसे बोला है। अब ये चाइल्ड क्लास के फंक्शन के अंदर हमारे पास ये दोनों प्रेजेंट है, कौन से, ये दोनों, तो इन दोनों को भी वो कॉल करेगा। नेक्स्ट टाइम देखो, इफ is subclass of child introspection echo yes get class child is a subclass of introspection, else no get class, okay, डॉलर चाइल्ड फंक्शन इज नॉट अ सब क्लास ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन है या नहीं है, ये हमको बताओ। अब हमारे पास ये प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से, क्लास अंडरस्कोर एग्जिस्ट, ठीक है, नेक्स्ट वन गेट अंडरस्कोर क्लास, गेट अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर क्लास, गेट, ठीक है, सब क्लास। ये हमारे जो हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस देखे थे, अब ये प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं। सो अब इसका आउटपुट देखो क्या आएगा। सबसे पहले आएगा द क्लास नेम इज इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन को कॉल दे रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले मैसेज द क्लास नेम इज इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट वन है इंट्रोस्पेक्शन का वो कॉल होगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले क्यों कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट किए हैं, यहाँ पे क्रिएट किए हैं ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जहां पे भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखो। सो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसका एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा, द क्लास नेम इज, फिर उसके बाद हमने किसे कॉल किया है, इंट्रोस्पेक्शन को। सो यहाँ पे आएगा द क्लास नेम इज इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, आया यहाँ पे द क्लास नेम इज इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट टाइम पे आएगा, अब यहाँ पे ये वाला हमने किसे कॉल किया है, डिस्क्रिप्शन फंक्शन को। तो डिस्क्रिप्शन फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे आई एम ए सुपर क्लास फॉर द चाइल्ड क्लास। तो आउटपुट में देखो आया यहाँ पे आई एम ए सुपर क्लास फॉर द चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो चाइल्ड क्लास के अंदर सबसे पहले देखो अब यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे ये जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे जंप होगा, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे आई एम ए, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे चाइल्ड, चाइल्ड क्लास, ऐसे आएगा चाइल्ड क्लास। यहाँ पे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। देखो आउटपुट में आई एम चाइल्ड क्लास, क्या आ रहा है, आई एम चाइल्ड क्लास। अब ये चाइल्ड की वर्ड कहाँ से आया, चाइल्ड, क्योंकि इसकी क्लास नेम ही चाइल्ड है ना, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, दिस, यानी कि खुद को कॉल कर रहा है। तो ये खुद को ही कॉल कर रहा है, इसका खुद का नाम क्या है, चाइल्ड। अगर आप लोग इसका खुद का नाम फ्रूट या फिर इसका नाम रखोगे एलमड्रम, तो यहाँ पे एलमड्रम, आई एम ए एलमड्रम क्लास, तो जो भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो गया यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूशन देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, यहाँ पे अब एग्जीक्यूशन किसको कॉल जा रहा है, डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब ये डिस्क्रिप्शन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे जब ये डिस्क्रिप्शन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे ये देखेगा कि इसने पेरेंट क्लास को कॉल किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख के आएगा, आउटपुट में देखो, ठीक है, आउटपुट पे लिख के क्या आएगा, आई एम ए इंट्रोस्पेक्शन चाइल्ड। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पेरेंट क्लास का नेम क्या है, पेरेंट क्लास का नेम है इंट्रोस्पेक्शन, है ना, यहाँ पे पेरेंट क्लास का नेम इंट्रोस्पेक्शन। तो आई एम ए, यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट पेरेंट क्लास दिस, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास का नेम क्या है, इंट्रोस्पेक्शन, तो यहाँ पे आएगा इंट्रोस्पेक्शन चाइल्ड। तो यहाँ पे देखो इंट्रोस्पेक्शन चाइल्ड, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस हमने यहाँ पे लगाया है, तो चाइल्ड आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, दिखा आउटपुट,
अब लास्ट में ये दोनों पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, अब आएगी इफ की कंडीशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अगर ठीक है इंट्रोस्पेक्शन की सब चाइल्ड प्रेजेंट है तो वहां पे मैसेज क्या प्रिंट कर लो, यस डॉलर गेट डॉलर क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, यस अगर चाइल्ड है तो वहां पे वो चाइल्ड की क्लास का नेम प्रिंट करो और वहां पे क्या लिखो, इज ए सब क्लास ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अगर वहां पे चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है इंट्रोस्पेक्शन का तो वहां पे क्या लिखो, नो, और फिर वो चाइल्ड का नेम लिखो जो चाइल्ड है, और फिर उसके बाद लिखो नो नॉट अ सब क्लास ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो अब हमारे पास तो है, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड उसी को किया है और उसका नाम चाइल्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यस चाइल्ड इज ए सब क्लास ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो आउटपुट देखो आया वही, यस चाइल्ड इज ए सब क्लास ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आया समझ में व्हाट इज एन इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे serialization। ओके, now what is serialization? A string representation of any object in the form of byte string is obtained by a serialize function in PHP. All property variable of object are combined in the string and method not saved. This string can be stored in any file. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग सीरियलाइज फंक्शन का यूज करेंगे। अब ये सीरियलाइज फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है बाइट स्ट्रीम के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है ऑब्जेक्ट वेरिएबल की वो कंटेन करके एक मेथड के अंदर सेव करके स्टोर की जाती है, और ये एनी फाइल फॉर्मेट के अंदर हम सेव कर सकते हैं। टू रिट्राइव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाइट स्ट्रीम देयर इज अनसीरियलाइज्ड फंक्शन डिफाइंड definition of corresponding class must be available before calling unserialized function। ठीक है, अगर आपको unserialized function यूज करना है, ठीक है, that means आप क्या करोगे, आप लोग वहां पे सारे ऑब्जेक्ट को अनसीरियलाइज करके रखोगे, मतलब वहां पे उसका यूज नहीं करोगे। आपको उसका कॉलिंग क्या करना है, टू रिट्राइव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाइट स्ट्रीम देयर इज एन अनसीरियलाइज्ड फंक्शन। अगर आपको ऑब्जेक्ट का कॉल करना है, यूज करना है बाय स्ट्रीम से, तो आप लोगों को अनसीरियलाइज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आप कैसे यूज कर सकते हो। फर्स्ट लेट अस सीरियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लास एंड स्टोर द स्ट्रिंग इन अ फाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल के अंदर सीरियलाइज का यूज करके ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। सो नाउ सी दिस PHP टैग क्लास test1। तो क्लास का नेम क्या है, test1। उसके अंदर हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है डॉलर नेम करके, वो प्राइवेट वेरिएबल है। एक फंक्शन लिया है कंस्ट्रक्टर करके, तो अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, खुद को कॉल करेगा। अभी यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास की है। अब यहाँ पे क्या बोला है, आप क्या कर लो, आर्ग्यूमेंट की तरफ से जब भी आपको यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू पास करेगी आर्ग्यूमेंट के तौर पे वैल्यू, वो वैल्यू आप दिस वेरिएबल के थ्रू करंट ऑब्जेक्ट यानी कि नेम के लिए स्टोर कर लो। तो जो भी वैल्यू पास होगी वो नेम वेरिएबल के लिए स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj1 करके इक्वल्स टू न्यू, क्लास नेम है हमारा टेस्ट, वो लिखा है। नेक्स्ट टाइम लिखा है किरण। अब ये किरण किसको पास होगा, यहाँ पे ये किरण इसको पास होगा। डॉलर str इक्वल्स टू सीरियलाइज ऑब्जेक्ट 1। ओके, अब यहाँ पे क्या किया है, ऑटोमेटिकली इसे वैल्यू असाइन की है। डॉलर fd इक्वल टू f ओपन। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइल को ओपन किया है। अब हमारे पास एक ऑलरेडी फाइल हमने क्रिएट करके रखी है obj.txt नाम की, जहाँ पे हम लोग अभी राइट करने वाले हैं किरण का नेम। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, डॉलर fd इक्वल टू f ओपन, दैट मीन्स फाइल ओपन। यहाँ पे fd मतलब फाइल डायरेक्टरी में से फाइल आप ओपन कर लो जो फाइल का नेम है object.txt, और वहां पे हम लोग राइट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अपग्रेड करेंगे, राइट करेंगे। f राइट फाइल राइट। अब फाइल के अंदर हमें लिखना क्या है, fd फाइल डायरेक्टरी के अंदर आप क्या कर लो, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो सीरियलाइज के अंदर स्ट्रिंग है दैट मीन्स किरण जो है,
वो किरण आप फाइल ओपन करके लिख दो और लिखने के बाद वो फाइल को आप क्लोज करो और यहाँ पे ये जो $fd डायरेक्टरी है उसको भी आप क्लोज कर दो, ऐसे हमने लिखा है। तो अब क्या होगा, ये सारी की सारी ओवरराइड होके किरण का नाम लिखने के बाद फाइल क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, in current folder object.txt is created to unserialize following code, reconstruct object from the byte stream read from the given file। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे unserialize का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोडिंग सेम है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी कोडिंग सेम है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट यूज करेंगे, सॉरी हम लोग यहाँ पे रीड यूज करेंगे, वहां पे हमने पहले राइट यूज किया था, ठीक है। अब यहाँ पे रीड यूज करेंगे। अब ये रीड क्या करेगा, रीड सिर्फ ऑब्जेक्ट का डेटा अनसीरियलाइज फॉर्मेट के अंदर रीड करेगा, इतना ही काम है, ठीक है। पूरा कोड सेम है पहले की तरह, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है, रीड के लिए आर दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइल को रीड, यहाँ पे ऑपरेशन मोड पे ओपन किया है, सो यहाँ पे स्ट्रिंग रीड हो रही है, एफ रीड। यहाँ पे हमने $f डायरेक्ट यानी कि फाइल डायरेक्टरी, फाइल की साइज जो है, वहां पे फाइल का नेम जो है, ऐसे हम लोग क्या बोल रहे हैं उसे, आप लोग वो ओपन कर लो। अब यहाँ पे डॉलर ऑब्जेक्ट के अंदर अनसीरियलाइज हमने फंक्शन यूज किया है और $str यानी कि हमने जो किरण पास किया था पहले के प्रोग्राम में, ठीक है, वो वाला किरण अब यहाँ पे आप लोग क्या कर लो, वो यूज कर लो। अब यहाँ पे देखो ये कोड सारा एज इट इज, सिर्फ यहाँ पे $फाइल नेम इक्वल्स टू obj.txt, फाइल नेम पास किया है obj.txt फाइल नेम को। नेक्स्ट टाइम क्या बोला है, $fd फाइल डायरेक्टरी इक्वल्स टू फाइल ओपन। अब यहाँ पे फाइल डायरेक्टरी के अंदर आप फाइल रीड मोड पे ओपन कर लो, वो ओपन होने के बाद आप क्या कर लो, डेटा रीड कर लो, फाइल की साइज चेक कर लो और फाइल का नेम देख लो। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं उसे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, $ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू अनसीरियलाइज $str। तो अब यहाँ पे अनसीरियलाइज जो भी फंक्शन हमारा है वो str को कॉल करेगा। अब ये str क्या स्टोर करके रख रहा था, ये str के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, ठीक है, str के अंदर जो भी फाइल का डेटा होगा वो रीड करके अपने आप ये होल्ड करेगा। तो हम लोगों ने क्या पास किया था, किरण पास किया था, तो वो किरण जो है वो ऑब्जेक्ट को पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इको के थ्रू नेम, अब ये नेम को हम प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट $obj दैट इज गेट नेम फंक्शन। अब यहाँ पे ये गेट नेम फंक्शन को हमने क्या बोला है, obj के थ्रू कॉल किया है और जो भी नेम होगा वो नेम के अंदर रिटर्न होगा। सो अब ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे हमें किरण रिटर्न करेगा, एज यू कैन सी, ओके। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, ओके। अब इनहेरिटेंस अभी हम लोगों ने देखा था, इनहेरिटेंस क्या करता है, हम लोग एक जो करंट पेरेंट है वो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड ये कीवर्ड के थ्रू हम लोग पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर देते हैं, ठीक है। अभी हमने इंट्रोस्पेक्शन के अंदर इनहेरिटेंस का यूज किया था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, यहाँ पे हमारे पास क्लास ए है और क्लास बी है, तो क्लास ए जो है ये पेरेंट क्लास है और क्लास बी जो है ये एक चाइल्ड क्लास है। तो अब यहाँ पे ये जो है, ठीक है, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी पब्लिक हो चाहे वो प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड हो। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी प्राइवेट होगी तो फिर वहां पे कुछ कंडीशंस आती है कि आप वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कीवर्ड का यूज है इनहेरिटेंस के अंदर। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ पे देखो पीएचपी टाइप क्लास ए, और यहाँ पे हम लोग हमारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, मेथड्स लिख सकते हैं ए क्लास के लिए। नेक्स्ट टाइम हमारे पास है क्लास बी दैट इज एन चाइल्ड क्लास, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ए क्लास की यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, तो इसलिए हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया है। यहाँ पे भी ये पब्लिक प्राइवेट मेथड इनहेरिटेंस वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देखो, क्लास है, क्लास का नेम लिया है पेरेंट क्लास, और वहां पे हमने लिया है एक फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन का नाम क्या लिया है, पब्लिक मेथड।
और जो है पब्लिक। तो पब्लिक मेथड करके एक फंक्शन लिखा है और उसके अंदर एक मैसेज लिखा है, दिस इज ए पब्लिक मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे प्रोटेक्टेड करके एक मेथड लिखा है, प्रोटेक्टेड ही वो फंक्शन को नेम दिया है, दिस इज ए प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ प्राइवेट क्लास। नेक्स्ट टाइम पे प्राइवेट करके लिखा है, ये दिस इज ए प्राइवेट मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं। चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के बाद क्लास चाइल्ड क्लास और उसके अंदर एक्सटेंड्स, ये कीवर्ड है, और इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर लो। अब पेरेंट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चाइल्ड क्लास का मेथड क्रिएट किया है, और वो चाइल्ड क्लास के अंदर हम लोगों ने कॉल दिया है यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेथड को। किसको कॉल दिया है, ये प्रोटेक्टेड मेथड को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्राइवेट मेथड का यूज तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट मेथड जो है वो अपने फंक्शन, अपने वेरिएबल, अपना डेटा चाइल्ड क्लास के साथ भी क्रिएट नहीं कर सकता और ना ही किसी और क्लास के साथ क्रिएट कर सकता है। तो ये जो प्राइवेट मेथड या फिर प्राइवेट वेरिएबल, ये सारी चीजें जो है, अगर कोई चीज प्राइवेट की वर्ड से आ रही है, दैट मीन्स वो प्राइवेट की लाइफ सिर्फ वो क्लास के अंदर तक ही है, वो क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकता अपना, ना ही किसी को कॉल कर सकता है, ना ही किसी का कॉल एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज ए प्राइवेट। तो अगर आपने ऐसे लिखा डॉलर दिस दैट इज प्राइवेट फंक्शन, इसे कॉल किया तो वहां पे एक एरर आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास का। अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक मेथड को कॉल दे रहे हैं। सबसे पहले हमने इसे कॉल दिया चाइल्ड बनने के बाद, उसके बाद हम लोगों ने चाइल्ड मेथड को कॉल किया, यानी कि इसको कॉल किया। अब यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन देखो, मैंने आपको क्या बोला है, ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूशन, क्लासेस जब भी होती है तो उनका एग्जीक्यूशन जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है आपने न्यू कीवर्ड के थ्रू, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब ये सबसे पहले जाएगा पब्लिक मेथड के पास, तो यहाँ पे पब्लिक मेथड के अंदर ये मैसेज है, दिस इज अ पब्लिक मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ये मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, मैसेज देखो अभी आउटपुट में आया, दिस इज पब्लिक मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। अब नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे देखो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे इन्होंने क्या बोला है, आप चाइल्ड क्लास मेथड कॉल करो। अब यहाँ पे चाइल्ड क्लास मेथड देखो ये है, अब चाइल्ड क्लास मेथड के अंदर आपने फिर से प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल किया, तो प्रोटेक्टेड मेथड में क्या है, दिस इज ए प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, तो ये आउटपुट में आएगा, देखो आउटपुट, दिस इज प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। अब नेक्स्ट टाइम पे आप लोग यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हो, प्राइवेट को भी कॉल देने के लिए ट्राई कर रहे हो। अब यहाँ पे ये खत्म, अब यहाँ पे ये जंप करेगा। अगर आपने इसे कॉल देने के लिए ट्राई किया तो वहां पे एक एरर आएगी। ठीक है, PHP फाटल एरर, अनकैच एरर, कॉल टू प्राइवेट मेथड पेरेंट क्लास, तो यहाँ पे ये ऐसे करके एक एरर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज स्टैटिक प्रॉपर्टी एंड स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक ये एक कीवर्ड होता है, आपको भी पता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, आप लोग इसका यूज दोबारा बार बार नहीं कर सकते हो। स्टैटिक प्रॉपर्टी या फिर स्टैटिक मेथड, ठीक है, या फिर आप लोगों ने कंसेप्ट अभी पढ़ी है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन, मतलब वो फिक्स होते हैं, वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी, in a PHP class, properties and methods declared with static keyword cannot be accessed by its object with the help of operator. Okay, अब यहाँ पे arrow operator दिया है। In fact, object is not required to access any instance of the class. Default visibility of static item in class is public. ठीक है, तो अब यहाँ पे by default सारी की सारी विजिबिलिटी यहाँ पे पब्लिक होती है, किसके अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर। टू एक्सेस अ स्टैटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम आउटसाइड क्लास वी नीड टू यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, तो अब यहाँ पे ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपको दिख रहा होगा। along with the name of the class, a string variable evaluating the name of the class can also provide to a static property. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक प्रॉपर्टी और स्टैटिक मेथड का यूज करके देखेंगे। स्टैटिक मेथड्स प्रॉपर्टीज कैसे अपने आप को कॉल करती है, इनके वेरिएबल क्या है, वैल्यूज क्या है, इंस्टेंस क्या है, वो देखेंगे।
So now let us see. Now see this. अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, प्रॉपर्टी वेरिएबल को स्टैटिक किया है. PHP tag class static test class. Again we will going to write down the variable name, that is static dollar name equals to test. After that we will going to echo. Okay, what we are doing, we are using an resolution. Okay, scope resolution operator. See this scope resolution operator. Okay, why we use this scope resolution operator? To access a static property from outside the class. Okay, अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे स्टैटिक की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है आउटसाइड द क्लास, क्योंकि इसकी लाइफ यही तक थी. ये बंद होके हो गया ना, ये क्लास जो थी यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, तो इसकी लाइफ यही तक थी, ये खत्म हो गया. अब हमें इसका यूज दोबारा करना है, तो इसका यूज दोबारा करने के लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो उसका यूज कैसे करना है, इको टेस्ट क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पे वेरिएबल का नेम. अगेन नेक्स्ट टाइम पे क्या करना है, डॉलर वेर यानी कि वेरिएबल लिया है और वो वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने ये जो रिजल्ट आएगा वो इको के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे लेना है. तो नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया है, इको डॉलर वेर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डॉलर नेम. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो टेस्ट वर्ड है ये प्रिंट होगा. टू यूज स्टैटिक प्रॉपर्टी इनसाइड एनी मेथड ऑफ द सेम क्लास, यूज सेल्फ कीवर्ड इंस्टेड ऑफ एरो ऑपरेटर दैट इज यूज फॉर एक्सेसिंग इंस्टेंट प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे हम लोग इंस्टेंट प्रॉपर्टी देखें. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी. यहाँ पे फिर से PHP टैग अगेन क्लास टेस्ट क्लास. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक डॉलर नेम इक्वल्स टू टेस्ट, वेरिएबल लिया है और उसको नाम दिया है टेस्ट. पब्लिक फंक्शन टेस्ट इको सेल्फ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अगेन डॉलर नेम. अब यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो हमारा सेल्फ करके, ठीक है, अपने आप को कॉल था, वो जा रहा है स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू. और उसके बाद हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू. जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे वैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. और बाद में हम लोगों ने सेम जैसे इससे पहले हम लोग कॉल दे रहे थे एक पर्टिकुलर फंक्शन को ऑब्जेक्ट नेम से, सेम वो ऑब्जेक्ट नेम से वहां पे हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल दिया. आया समझ में? सेल्फ का यूज क्या होता है और स्कोप रिजोल्यूशन का यूज क्या होता है. स्कोप रिजोल्यूशन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोगों को स्टैटिक वेरिएबल आउटसाइड द क्लास यूज करना है, उसका स्कोप रिजोल्यूशन का ऑपरेशन तब यूज करते हैं. नेक्स्ट हम लोगों को अगर सेल्फ के थ्रू, ठीक है, खुद को ही कॉल देना है तो स्कोप रिजोल्यूशन का ऑपरेशन तब यूज करते हैं. नेक्स्ट वन देखो अब यहाँ पे, any static property declared in parent class can be referred into inside a child class method by using parent keyword along with the scope resolution operator. तो अब यहाँ पे हम parent class और child class के अंदर static, ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, static ये जो वेरिएबल है इसका यूज कैसे करेंगे वो बताया. सेम क्लास टेस्ट क्लास स्टैटिक डॉलर नेम इक्वल्स टू टेस्ट पब्लिक फंक्शन टेस्ट इको सेल्फ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नेम. अब यहाँ पे क्या किया है, खुद को ही वैल्यू पास की है टेस्ट करके सेल्फ के थ्रू. नेक्स्ट टाइम पे अब यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं माई क्लास करके, एक्सटेंड्स किया है टेस्ट क्लास को. अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फंक्शन लिखा है, अगेन माई टेस्ट करके हम लोग एक फंक्शन लिख रहे हैं और वो टेस्ट के अंदर पेरेंट क्लास का, ठीक है, ये पेरेंट क्लास थी हमारी, ये पेरेंट क्लास के अंदर जो एक वेरिएबल है डॉलर नेम करके उसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं. तो ऐसे हम लोगों ने लिखा है. तो यहाँ पे ये जो पेरेंट है ये एक कीवर्ड है जो ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट क्लास को कॉल करेगा, उसके वेरिएबल को कॉल देगा. सो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. ये ऑब्जेक्ट वैसे ही क्रिएट किया है जैसे रेगुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा टेस्ट नेम करके. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन, स्टैटिक मेथड. व्हेन अ मेथड इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक, द प्रीसिडो वेरिएबल $this is not available
टू इट। ओके, अब ये डॉलर वेरिएबल जो था, डॉलर दिस वेरिएबल जो है, ये क्या करता था, करंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता था। बट अगर हम लोग स्टैटिक मेथड बनाते हैं, ठीक है, तो जब हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो डॉलर दिस हम यूज नहीं कर सकते। The static method is called by the name of the class along with the scope resolution operator. In the following example, the class has a static property that is $count that increment every time constructor it's executed. That is for each object. Inside the class, there is a static function that retrieve value of static property. So now let us see. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हम लोगों के पास क्या क्या है। हम लोगों के पास स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग एक स्टैटिक फंक्शन लिखने वाले हैं। सी दिस। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। पीएचपी क्लास टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास टेस्ट क्लास करके एक पैरेंट क्लास है, उसके अंदर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है दैट इज $count इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद को ही सेल्फ, जहाँ पे हम दिस वेरिएबल यूज करते थे $दिस, उसको हटा के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी सेल्फ। अब ये सेल्फ के थ्रू ये खुद को यहाँ पे क्या करेगा, काउंट करेगा। सो यहाँ पे सेल्फ $count, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया है, मतलब ये खुद को ही कॉल करेगा और इसकी वैल्यू हमने क्या बोली है, प्लस प्लस। अब यहाँ पे पीएचपी के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आपकी सी लैंग्वेज में होता था पाई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी अगर वो स्टैटिक है, तो वैसा लॉजिक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा लॉजिक है कि ये उसकी तरह रिएक्ट तो करेगा, लेकिन ये अपनी वैल्यू जो है अगर स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू उसी फंक्शन के अंदर जहाँ पे आपने इसका स्टैटिक वेरिएबल का यूज किया है उसी के अंदर अगर आप इसको कॉल करते हो, तो ये खुद को इंक्रीमेंट के तौर पे इंक्रीज करता रहता है कंटिन्यू फ्लो में बार बार। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एन योर स्टैटिक वेरिएबल बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग स्टैटिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। नाउ सी दिस स्टैटिक फंक्शन शो काउंट। अब यहाँ पे हमने शो काउंट करके एक फंक्शन लिया है और यहाँ पे क्या किया है, जो भी काउंट आएगा, ठीक है, सेल्फ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू वो आप शो करो इसे, ऐसे हमने बोला है। सो यहाँ पे हमने कितनी बार प्लस प्लस किया है, 2 बार प्लस किया है। सो अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जितनी बार इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये उतनी बार खुद को इंक्रीमेंट करेगा कंपल्सरी। मैं जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, बार बार बता रही हूँ, जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार ये खुद को इंक्रीमेंट करेगा। सो फर्स्ट टाइम पे देखो $A इक्वल्स टू न्यू टेस्ट क्लास, यहाँ पे हमने ये टेस्ट क्लास करके इसको कॉल किया। ओके, अब यहाँ पे टेस्ट क्लास नेम है किसकी, पेरेंट क्लास की, तो हमने यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ए नाम का। नेक्स्ट टाइम पे क्या किया है, बी नाम का क्रिएट किया है। नेक्स्ट टाइम पे क्या किया है, सी नाम का क्रिएट किया है। तो अब ये 3 बार हो गए, 3 बार हमने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है, टेस्ट क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो काउंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये जो हमारा है टेस्ट क्लास, ये टेस्ट क्लास के अंदर फंक्शन जो हमारा है शो काउंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इसे कॉल दिया है। तो यहाँ पे ये 3 बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, तो इसलिए इसका काउंट 3 आता है। अगर यहाँ पे आप लोग 5 बार क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसका काउंट 5 आएगा। अगर आप 15 बार करोगे तो इसका काउंट 15 आएगा। दैट इज योर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज ए फाइनल मेथड। अ नॉर्मल मेथड that is public or protected can be overridden in the child class। ठीक है, ये तो अभी आपको पता चला कि हम लोगों ने चाइल्ड क्लास यूज की अभी एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। वहां पे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अगर कोई फंक्शन होगा तो आप उसे चाइल्ड क्लास में भी दोबारा लिख सकते हो, सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ओके, इफ यू वांट a method to remain fixed and unchanging, prefix the definition with the final keyword. A final method cannot be overridden। अगर आपको ऐसे करना है कि आपकी अगर जो मेथड है, ठीक है, वो मेथड कोई और दोबारा बार बार ना यूज कर सके,
आपको सेम मेथड नेम आपके लिए ही रखना है, कोई और उसका यूज ही ना कर सके वो मेथड नेम का। तो आप क्या करोगे, वो अपने लिए फिक्स करके रखोगे, किसी और को आप दोगे नहीं वो नेम। लाइक मेरा मेथड नेम है यहाँ पे डिस्प्ले, तो यहाँ पे डिस्प्ले जो फंक्शन है वो डिस्प्ले फंक्शन को मैं फाइनल पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले ऐसे कर दूंगी, तो आप लोग वो नाम का फंक्शन नहीं बना पाओगे, ना ही उसका यूज कर पाओगे। सो नाउ सी दिस PHP, ओके, बेस क्लास यहाँ पे हमारी है, ठीक है, बेस क्लास यानी कि ये पैरेंट क्लास है हमारी, उसके अंदर हम लोग फाइनल ये मेथड का यूज कर रहे हैं। सो फाइनल पब्लिक फंक्शन टेस्ट मेथड, तो टेस्ट मेथड करके मैंने ये एक खुद के लिए मेथड बनाई है, उसके अंदर मैंने मैसेज पास किया है दिस इज ए फाइनल मेथड। नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रही हूँ, तो क्लास बेस क्लास एक्सटेंड बेस, तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो चाइल्ड क्लास को, बट आपने जो बेस क्लास को नाम दिया है वही सेम यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे मैं अभी क्या कर रही हूँ, ओवरराइड के लिए ट्राई कर रही हूँ। देखो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन टेस्ट मेथड, पब्लिक फंक्शन टेस्ट मेथड मैं ओवरराइड के लिए ट्राई कर रही हूँ, और वहां पे क्या लिख रही हूँ, इको अनदर टेक्स्ट। तो जब मैं ऐसे करूंगी ये पूरा क्लोज कर दूंगी, और जब मैं इसे कॉल करूंगी, ठीक है, तो कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे ये एरर आएगी, कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड। क्यों, क्योंकि ये फाइनल मेथड है, आप इसको खुद के लिए बना रहे हो, किसी और के लिए नहीं बना रहे हो, दैट इज यूज ऑफ एन फाइनल मेथड। Next one, what is abstract class and abstract method? Okay, now let us see. Abstract is a way of hiding information in abstraction. There should be at least one method that must be declared but not defined. Okay, अब ये abstract क्या करेगा, information hide करके रखेगा। अब ये abstract के अंदर आप क्या कर सकते हो, वो method को सिर्फ declare कर सकते हो, define नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसको heading दे सकते हो, उसका आप वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं राइट डाउन कर सकते हो। Any class that contain at least one abstraction method must also be declared as abstraction. Syntax: abstract class, class name, abstract method declaration, non-abstraction method definition. So now let us see example of this. Before that, we will going to see characteristics. There must be an abstract keyword that must be written before this class for it to be an abstract class. अगर आपको abstract class बनानी है तो आपको abstract keyword लिखना पड़ेगा. This class cannot be instanted. Only the class that implement all methods of an abstract class can be instanted. अब यहाँ पे आप लोग इसका इनहेरिटेंस कैसे करोगे, कैसे यूज करोगे, इसका एग्जांपल जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा ये वर्ड का मीनिंग। There can be more than one method that can be left undefined. आप लोग एक मेथड अनडिफाइंड छोड़ सकते हो। If the derived class which inherit the abstract class does not define all abstract method, then the derived class cannot be inherited. ठीक है, आपको कंपलसरी इसे डिराइव्ड क्लास में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग इसका यूज नहीं कर सकते हो। सो नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो PHP टैग के बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम लिया है ए। नेक्स्ट टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है, दैट इज 1। हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिफाइन किया, हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, वो फंक्शन का नेम लिखे उसको डिक्लेयर किया है, डेफिनेशन नहीं लिखी है। नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, एक फंक्शन का आप लोग डेफिनेशन विद डिक्लेरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अब पब्लिक फंक्शन 2 ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके मैसेज यानी कि डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो क्रिएट की थी उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्लास बी यानी कि चाइल्ड क्लास है वो क्लास बी एक्सटेंड्स ए की प्रॉपर्टी आप क्या कर लो, यहाँ पे यूज कर लो। तो ये जो हमने लिखी थी यहाँ पे एक फंक्शन हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन किया था, उसे डेफिनेशन देंगे, तो पब्लिक फंक्शन 1 सेम देखो यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सिर्फ पब्लिक फंक्शन 1, और यहाँ पे क्या मैसेज लिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन 1 डिफाइंड बाय द सब क्लास,
ये लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को क्लोज, ये वाली जो क्लास थी उसे क्लोज कर दिए। नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कंपलसरी चाइल्ड क्लास का ही क्रिएट करेंगे, जैसे रेगुलर चाइल्ड क्लास का क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे किया है ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू बी, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नेक्स्ट टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कौन सा पास किया है, फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन पास किया है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वन डिफाइंड बाय द सब क्लास। ये मेथड प्रिंट, ये मैसेज प्रिंट होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे टू जो फंक्शन है वो हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज नॉन एब्स्ट्रैक्शन मेथड, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, तो ये आपका आउटपुट था। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इंटरफेस। ठीक है, interface allow you to specify what method a class should implement. Interface make it easy to use a variant of different classes in the same way. When one or more classes use the same interface, it is referred to as an polymorphism. Interfaces declare with interface keyword. तो अब यहाँ पे हम इंटरफेस कैसे बनते हैं वो देखेंगे। इंटरफेस अपने आप को पॉलीमॉर्फिज्म की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। इंटरफेस हमें अलाउ करते हैं कि हम हमारी क्लास के मेथड को इंप्लीमेंट कर सके। सो यहाँ पे सिंटैक्स है, ठीक है, नाउ सी द सिंटैक्स, इंटरफेस, इंटरफेस नेम, और फिर उसके बाद आपको जो मेथड्स लिखनी है आप वो मेथड्स लिख सकते हो। ठीक है, सो एग्जांपल देखते हैं, सी द एग्जांपल, HTML टैग, बॉडी टैग, PHP ओपन किया है, इंटरफेस ये कीवर्ड है जैसे एब्स्ट्रैक्ट था। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम इंटरफेस का, दैट इज एनिमल। पब्लिक फंक्शन मेक साउंड, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन सिर्फ क्या किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, डिक्लेयर वहाँ पे डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है क्या, नहीं, डेफिनेशन नहीं दी, डिफाइन किया है, सेम एब्स्ट्रैक्शन की तरह। नेक्स्ट टाइम पे सब क्लास क्रिएट, चाइल्ड क्लास क्रिएट की है कैट की। अब ये कैट के अंदर हम लोग, अब यहाँ पे देखो वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक एक्सटेंड कीवर्ड देखा था, लेकिन जब आप इंटरफेस यूज करते हो तो आपको इम्प्लीमेंट्स करके कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट्स करके इसका वर्ड का यूज करोगे, दैट मीन्स आपने यहाँ पे इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड लिखी थी वो सारी की सारी मेथड आप लोग यहाँ पे नीचे यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के पास जो भी मेथड्स थी वो चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अभी यहाँ पे फंक्शन, पब्लिक फंक्शन मेक साउंड, तो ये एज इट इज हमने लिखा था, उसे ओपन करना है और इको के बाद क्या है, म्यू। तो यहाँ पे हमने कैट की जो साउंड है वो दी है म्यू। नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने ये क्लोज किया। ठीक है, क्या क्लोज किया है, चाइल्ड क्लास क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए आप कोई भी नेम ले लो, डॉलर एनिमल इक्वल्स टू न्यू, हम लोग किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का। सो यहाँ पे कैट। अब ये क्रिएट होने के बाद हम लोग कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसे कॉल कर रहे हैं, मेक साउंड को। सो यहाँ पे डॉलर एनिमल दैट इज मेक साउंड, तो यहाँ पे जब ये मेक साउंड के पास जाएगा तो आउटपुट आएगा यहाँ पे मियाओ। ओके, लास्ट पॉइंट दैट इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब ये इनकैप्सुलेशन, तो इसके वर्ड में इसका पूरा मीनिंग है और ये लास्ट पॉइंट है। इनकैप्सुलेशन मीन्स एक कैप्सूल की तरह होगा ये इनकैप्सुलेशन। और ये कैप्सूल कैसे होता है कि अंदर के जो भी विटामिन है, अंदर की जो दवा है, बाहर के लेयर से आपको हाइड करता है, अंदर का जो भी वहां पे प्रोडक्ट है, मटेरियल है, वो हाइड करता है अपनी आउटर कवर लेयर से, दैट इज इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास भी इनकैप्सुलेशन प्रेजेंट है, जहाँ पे क्लास, मेथड, वेरिएबल, ये तीनों चीजों को हाइड करके रखा जाएगा इनकैप्सुलेशन के थ्रू। सो नाउ सी दिस, इनकैप्सुलेशन इज एन OOPS, okay, object oriented programming concept in PHP, wrapping up some data in a single unit is called as encapsulation. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजों को, क्लास, मेथड, वेरिएबल, ये तीनों चीजों को हाइड करके, व्रैप करके, रैपर कैसे होता है वैसे एक व्रैप के अंदर ये तीनों चीजों को हाइड करके स्टोर करके रखेंगे। Encapsulation is used to save data or information in an object from another. It means encapsulation is mainly used for protection purpose. In technically era,
era, it is an essential to maintain your privacy. So for security reason, sometimes we make private method. Private method means it can be accessed within the same class. Outside the class cannot access private method of another class. That is why encapsulation is known as data hiding is the main advantages for encapsulation. Okay, तो जैसे आपको बताया था ये प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, विद इन द क्लास आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, इसे डेटा हाइडिंग बोला जाता है इनकैप्सुलेशन के अंदर. ओके, second advantages of encapsulation is you can make the class read only or write only by providing setter or the getter method. Capsule is the best example of encapsulation. Capsule basically encapsulate several combination of medicine. School bag is one of the best example of encapsulation. School bag can keep our books, pen, etc. inside the bag. So finally, the concept of encapsulation in PHP is hiding internal information of object to protect from the outer object. Okay, I hope you have understood this. Thank you so much, student. Here we are finishing our first chapter of PHP. Thank you so much, student.